नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित कहानी निक्की, रोजी और रानी। पहले से है ना कि महादेवी वर्मा जी अपने जीवन में बचपन से ही जीव जंतुओं से बड़ा ही प्रेम करती थी और उनके बीच में ही रही है। इसलिए इनकी कहानियों में इनका बहुत ही ज्यादा समावेश है। सबके बारे में कुछ कुछ लिखी हुई है। उसी में से हैं ये तीन जानवर, निक्की, रोजी और रानी। आइए सुनते हैं। महादेवी जी बोल रही हैं कि मेरे बचपन के कोरे में जो रेखाएं संपूर्ण ममतत्व के विविध रंगों में उदय होने लगती हैं, उनके आधारों में तीन ऐसे भी जीव हैं जो मानव के समान न होने पर भी मेरी स्मृति में छपे रहते हैं। उसी में से उनका नाम है निक्की, नेवला का नाम है। रोजी एक कुत्ती होती है, डॉग होता है। और रानी उनके घोड़ी का नाम होता है। बोल रही हैं कि रोजी की जैसे ही आंख खुली वैसे ही वह मेरे 5वें जन्मदिन पर मेरे पिताजी के किसी राजकुमार विद्यार्थी द्वारा उपहार में भेंट कर दी गई। स्वाभाविक ही था कि हम दोनों साथ ही बढ़ते। रोजी मेरे साथ दूध पीती, मेरे खटोले पर सोती, मेरे लकड़ी के घोड़े पर चढ़कर घूमती और मेरे खेल कूद में साथ साथ रहती। मेरे पशु प्रेम का आरंभ रोजी के साहचर्य से माना जाता है। पशुओं के प्रति मेरे मन में प्यार सबसे पहले रोजी के साथ होने के कारण ही शुरू हुआ था। 13 वर्ष की लंबी अवधि तक अविच्छिन्न रहा। रोजी सफेद थी, किंतु उसके छोटे सुडौल कानों के कोने, पूंछ का सिरा, माथे का मध्य भाग और पंजों का अगवा भाग कत्थई रंग का होने के कारण उसमें कत्थई किनारी वालों सफेद साड़ी की सबल रंगीन का आभास मिलता था। वह छोटी पर तेज टेरियर जात की कुत्ती थी और कुछ प्रकृति से और कुछ हमारे साहचर्य से श्वान दुर्लभ विशेषताएं उत्पन्न हो जाने के कारण घर में उसे बच्चों के समान ही वात्सल्य मिलता था। हम सबने तो उसे ऐसा साथी मान लिया था जिसके बिना न कहीं जा सकते थे और न ही कुछ हम लोग खाते थे। उस समय पिताजी इंदौर के डेली कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे। हम सब छावनी में रहते थे जहां दूर तक कोई भी बस्ती नहीं थी। हमें पढ़ाने वाले शिक्षक प्रातः और संध्या के समय ही आते थे। इस प्रकार दोपहर का समय हमारे लिए अवकाश का समय था, जिसे हम अति व्यस्तता में बिताते थे। उस समय आज के जमाने के जैसे तो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी ये सारी चीजें तो थी नहीं, तो इसलिए खेल कूद में ही पूरा जीवन मस्ती में व्यतीत होता था। सबसे छोटा भाई तो हमारी व्यस्तता में साथ देने के लिए बहुत छोटा था, परंतु मैं, छोटी बहन और उससे छोटा भाई दोपहर भर बया चिड़ियों के घोंसले तोड़ते, बबूल की सूखी और बीजों के कारण बजने वाली छिम्मियां बीनते घूमते थे। गर्मी में जब हवा ठहर सी जाती, वर्षा से जब वातावरण गलकर बरसने सा लगता, शीत में जब समय जम सा जाता, हमारी व्यस्तता एक जैसी ही रहती थी। उसमें कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता। घूमते घूमते थक जाने पर हमारा प्रिय विश्रामालय एक आम के पेड़ के नीचे सूखा पोखर था, जिसका ऊंचा कगार पेड़ों की छाया में 8-8 फुट और खुली धूप में 4 से 5 फुट के लगभग गहरा था। कई आम के पेड़ों की शाखाएं लंबी, नीची और सूखे पोखर पर झूलती सी रहती थी। सूखी पत्तियों से ने झरझर कर सूखी गहराई को कई फुट कर भर डाला था। हम तीनों डाल पर बैठकर झूलते रहते या रविंस घूसों के समान
अपने समतल समुद्र के गहरे टापू की सीमाएं को नापते रहते थे। घूमने के बाद हमें कोई मकई का पौधा या करौंदों की झाड़ी फूली फली मिल जाती तो नंदवन की प्रतीति होने लगती थी। ऐसे लगता था कि हम लोग नंद के बाबा में के वन में घूम रहे हैं। हमारे इस भ्रमण में रोजी निरंतर साथ रहते थे। जब हम डाल पर बैठकर झूलते रहते, वह कगार के सिरे पर हमारे पैरों के नीचे बैठे कूदने के आदेश की आतुर प्रतीक्षा करती रहती थी। जब हम पोखर की परिक्रमा करते, वह हमारे आगे आगे चलती जैसे मानो रास्ता दिखा रही हो। हम मकोई और करौदे एकत्र करने लगते, तब वो किसी झाड़ी की छाया में बड़े विरक्त भाव से बैठी रहती थी। गर्मी के दिनों में आम के पेड़ों से छोटी बड़ी अंबिया हवा के झोंके से नीचे गिरती रहती और उनके गिरने के स्वर के साथ रोजी सूखे पोखर में कूदती और पत्तियों के सरसराहट भरे आवाज से उसे खोज लाती थी। कच्ची कैरी की चिप्पी लग जाने से बेचारी का गुलाबी छोटा सा मुंह धबीला हो जाता था। उस पे काले काले धब्बे से लग जाते थे, परंतु वह इस खोज कार्य से विरत नहीं होती थी। दोपहर को पिताजी कॉलेज में रहते और माँ घर के कार्य व छोटे भाई की देखभाल में व्यस्त रहते थे। रामा बाजार चला जाता और कल्लू की माँ या तो सोती या मांज कर बर्तन चमकाने में व्यस्त रहती थी। वे सब समझते कि हम लोग या तो अपने कमरे में सो रहे हैं या पढ़ रहे हैं, पर हम तो कुछ ऊंची खिड़की की राह से पहले रोजी को उतार देते और फिर एक एक करके तीनों बाहर बगीचे में उतरकर करौदे की झाड़ियों में छिपते छिपाते उसी सूने मुक्ति लोक में पहुंच जाते थे। तीनों में से किसी को भी कमरे में छोड़ना शंका से रहित नहीं था, क्योंकि वह बिस्किट, पेड़ा, बर्फी आदि किसी उत्कोच के लोभ में मुखबिर बन जाता। परिणामतः तीनों का जाना बहुत ही अनिवार्य था। रोजी भी हमारे साथ दीक्षित हो चुकी थी। वह भी साथ में जाती। हमारे अभियान के रहस्य को वह इतना अधिक समझ गई थी कि दोपहर होते ही खिड़की से कूदने को आकुल होने लगती और खिड़की से उतार दिए जाने पर नीचे बैठकर हम लोग का राह देखने लगती थी। कभी खिड़की से कूदते समय हम में से कोई उसी के ऊपर गिर पड़ता, पर वह ची तक नहीं करती, उस विरुद्ध मानती थी। ऐसे ही एक स्वच्छंद विचरण के उपरांत जब हम आम की डाल पर झूल झूल कर अपने संग्रहालय का निरीक्षण कर रहे थे, तब एक आम गिरने का शब्द सुनाई दिया और रोजी नीचे कूदी। कुछ देर तक वह पत्तियों में न जाने क्या खोजती रही। फिर हमने आश्चर्य से देखा कि वह मुंह में किसी जीव को दबाए हुए ऊपर आ रही है। उस सूखे पोखर के नीचे कगार में बिल बनाकर किसी नकुल दंपति ने प्रजापति के कार्य में सक्रिय सहयोग देना आरंभ किया था। पत्तियों से छोटा मुंह निकालकर उसने जैसे ही बाहर के संसार पर विस्मित दृष्टि डाली, वैसे ही अपने आप को रोजी के छोटे और अंधेर मुख में पाया। निरंतर बिना दांत चुभाए कच्ची अंबियां लाते लाते रोजी इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि उस कुलबुलाते जीव को भी सुरक्षित हमारे पास तक ले आई। आकार में वह गिलहरी से बड़ा न था, पर आकृति में स्पष्ट अंतर था। भूरा चमकीला रंग, काली कत्थई आंखें, नर्म नर्म पंजे, गुलाबी नन्हा सा मुंह, रोह में छुपे हुए नन्ही सीपियों से कान, सब कुछ देखकर हमें वह जीवित नन्हा खिलौना जान पड़ा। रोजी ने उसे हौले से पकड़ा था
परंतु बचने के संघर्ष से उसके कुछ खरोंच लग गई थी। चोट से अधिक भय वह निश्चेष्ट था। उसे पाकर हम सब इतने खुश हुए कि अपना घोंसले, चिकने पत्थर, जंगली कनेर के फूल आदि का विचित्र संग्रहालय छोड़कर हम सब उसे लिए हुए घर की ओर भागे। उस समय की उत्तेजना हम अपने अज्ञात भ्रमण की बात पर भूल गए, परंतु मां ने यह नहीं पूछा कि वह छोटा जीव हमें कैसे मिला। उन्होंने जीव जंतुओं को न सताने के संबंध में हमें लंबा उपदेश दे रखा था। नकुल माता पिता के पास बिल में रख जाने का आदेश दिया गया। हमें बेचारे नकुल शिशु से बड़ी सहानुभूति थी। छोटे से बिल में रात दिन पड़े माता पिता के सामने बैठे रहने में जो कष्ट बच्चों को हो सकता है, उसका हम अनुमान कर सकते हैं। यदि एक छोटे कमरे में हमें सामने बैठाकर बाबूजी रात और दिन पढ़ाते रहे और माँ सिलाई बुनाई में लगी रहे, तो हमारा क्या हाल होगा। ऐसे ही इस अप्रिय स्थिति बिल में रही होगी, नहीं तो वह इतना छोटा बच्चा भागता ही क्यों। अतः नकुल शिशु के बिल और बिल निवासी माता पिता की खोज में हम सब असफल निराश होकर प्रसन्न लौटे। अब तो उस छोटे से प्राणी का हमारे अतिरिक्त कोई आश्रय था ही नहीं। प्रसन्नता पूर्वक हमने अपने खिलौनों के छोटे बॉक्स को खाली कर उसमें रुई और रेशमी रुमाल बिछा दिया। फिर बहुत अनुनय विनय कर और उसके सब आदेश मानने का वचन देकर रामा को उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने के लिए हम लोगों ने राजी किया। रामा हमारे नौकर थे। इस प्रकार हमारे छोटे से परिवार में एक और छोटा सदस्य शामिल हो गया। जब रामा की सतर्क देख रेख में वह कुछ दिनों में स्वस्थ और पुष्ट होकर हमारा समझदार साथी हो गया, तब हम रामा को दिए वचन भूलकर फिर पहले की बात अराजकतावादी बन गए। बच्चों की प्रवृत्ति होती है नेचुरल, पहले वादे करते हैं फिर बाद में अपनी वाली करते हैं। वैसे हम लोग भी करने लगे। मां ने उनका नाम रखा नकुल, जो उनकी जातिवाचक संज्ञा का तत्सम रूप था, किंतु न जाने संक्षिप्तीकरण की किस प्रवृत्ति के कारण हम उसे निक्की बुलाने लगे। पालने की दृष्टि से नेवला बहुत स्नेही और अनुशासित जीव होता है। गिलहरी के खाने योग्य कीट पतंग, फल फूल आदि कोई भी खाद्य खाकर वह अपने पालने वाले के साथ 24 घंटे रह सकता है। उस समय हमारे परिवार में छोटी लड़कियों की वेशभूषा में गोटे पट्टे से सजा गरारा, कुर्ता और दुपट्टा विशेष रूप से महत्व रखता था, जिसमें वह मध्यकालीन बेगमों के लघु संस्करण जान पड़ते थे। कभी कभी प्रगतिशीलता का प्रमाण देने के लिए हमें फ्रॉक पहनाए जाते थे, जिसके कॉलर, लेस, झालर आदि के घटाटोप में वे क्वीन विक्टोरिया की संगिनियों का भ्रमण उत्पन्न करते थे। हमारे जूते तक पूर्व पश्चिम में विभाजित थे। पूर्व के वेश के साथ छोटी, हल्की और जरी के काम वाली जूतियां पहनकर हम घसीटते हुए चलते थे। पश्चिमी वेश के साथ घुटने के ऊपर तक काले या सफेद मोजे चढ़ाकर ऊंची एड़ी वाले और तस्मे से कसे बंधे जूते पहनकर डगमगाते हुए चलते थे। हमारे मन और पैर दोनों ही इस सब का विद्रोह करते थे, क्योंकि वह न हमें करौंदे की झाड़ियां लांघने देती और न ही हमें दौड़ने देते थे। अतः हम अलमारी में दोनों प्रकार के पदत्राणों को छिपाकर खिड़की से कूदते और नंगे पैर कंकड़ पत्थर पर दौड़ लगाते रहते थे। ऊंचे ऊंचे सैंडलों को अलमारी में छुपा देते और नंगे पैर खिड़की से बाहर भागकर चले जाते थे। निक्की या तो मेरे दुपट्टे की चुन्नी में छुपा हुआ होता
या गर्दन के पीछे चोटी में छिपकर बैठता और कान के पास नन्हा मुंह निकाल कर चारों ओर की गतिविधि देखता रहता था। रोजी का कार्य तो हमारे साथ दौड़ना ही था, परंतु निक्की इच्छा होने पर ही अपने सुरक्षित स्थान से कूदकर दौड़ता था। एक दिन जैसे ही हम खिड़की से नीचे उतरे, वैसे ही निक्की की सतर्क आंखों ने गुलाब की क्यारी के पास घास में एक लंबे काले सांप को देख लिया और वह कूदकर उसके पास पहुंच गया। हमने आश्चर्य से देखा कि निक्की दो पिछले पैरों पर खड़ा होकर सांप को मानो चुनौती दे रहा है और सांप भी हवा में आधा उठकर फुफकार रहा था। निक्की ने सांप को मार डाला। समझकर हम सब चीखने पुकारने और सांप को पत्थर मारने लगे। यदि हमारा कोलाहल सुनकर रामा न आ जाता तो परिणाम कुछ दुखद ही हो सकता था। उस दिन पहली बार हमें ज्ञात हुआ कि हमारा बलिष्ठ भर का निक्की कई फुट लंबे सांप से लड़ सकता है। मतलब पहली बार यह एहसास हुआ कि छोटा सा निक्की हुआ बहुत बड़े सांप से भी लड़ सकता है। उन दोनों की लड़ाई मानो पेड़ की हिलती डाल से बिजली का खेल थी। निक्की सांप के सब ओर इतनी तेजी से घूम रहा था कि वह एक भूरे और घूमते हुए धब्बे की तरह लग रहा था। सांप फन फटकार रहा था, फुफकार रहा था, फन को पटक रहा था। वह उसे अपनी कुंडली में लपेट लेने के लिए आगे पीछे भी बढ़ रहा था, परंतु बिजली की तरह उठने वाले निक्की को पकड़ने में वह असमर्थ था। वह तेजी से उछल उछल कर सांप के फन के नीचे पौने दांतों से आघात करता। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।